यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने लैप वाइंडिंग को काफ़ी डिटेल में कवर किया था। आज हम लोग वेव वाइंडिंग को एक तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओवरऑल लैप वाइंडिंग के रिगार्डिंग अगेन बैक पिच, फ्रंट पिच, एवरेज पिच, वाइंडिंग पिच, पोल पिच, ये सब के बारे में रिवाइज करते हैं। देखिए, हम लोगों ने एक वाइंडिंग किया था भाई लैप वाइंडिंग के अंदर। मान लेते हैं आपका ये 1 है, 2 है, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 ऐसे कंडक्टर गया हुआ है ना। तो हम लोगों ने देखा था सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए हम लोगों ने वहाँ पे जो बैक पिच था ये 7 लिया था और जो फ्रंट पिच था ये मैंने 5 लिया हुआ था, है ना। तो ओवरऑल एक को मैंने 8 के साथ जोड़ा था क्योंकि 7 कंडक्टर का गैपिंग होना चाहिए, है ना। इसके साथ जोड़ देंगे और ये कुछ इस तरीके से नीचे मैं दिखा देता हूँ। मैं ये नीचे में इसका कम्यूटेटर सेगमेंट होगा। तो ये आपका फर्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट, तो वाइंडिंग आपका पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉइल है, क्लियर हुआ। ये इस तरीके से जाके इससे जुड़ करके फिर ये ऐसे आया होगा और ये मान लेते कम्यूटेटर सेगमेंट सेकंड है, तो इससे आके ऐसे जुड़ गया होगा, यानी फर्स्ट कॉइल खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा आपका सेकंड कॉइल, तो फ्रंट से यानी 1 2 3 4 5 यानी 3 से आके जुड़ेगा ऐसे। फिर ये आपका ऐसे जाके फिर आगे में मान लेते हैं 10वां कंडक्टर है ये, तो 10वें कंडक्टर में ऐसे जुड़ के फिर ये आपका ऐसे आके यहाँ पे तीसरा कम्यूटेटर सेगमेंट वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था भाई कि बैक पिच का डेफिनेशन क्या था कि फर्स्ट कॉइल है ब्लैक वाला, ठीक है। तो फर्स्ट कॉइल के अंदर 2 कंडक्टर होगा, एक ए और एक इधर आपका ए डैश, है ना। तो ओवरऑल फर्स्ट कॉइल का ए से लेके ए डैश के बीच में जो गैपिंग होगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैक पिच, ठीक है। उसके बाद फ्रंट पिच के लिए क्या डेफिनेशन देखा था कि आपका सेकंड कॉइल ये रेड वाला है मेरा, ठीक है। सेकंड कॉइल का फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है, सेकंड कॉइल का फर्स्ट कंडक्टर हो गया और फर्स्ट कॉइल का सेकंड कंडक्टर, इनके बीच का जो दूरी होगा इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट पिच, क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने आपको एक बताया था वाइंडिंग पिच या फिर कहिए इसको हम लोग बोल रहे थे रिजल्टेंट पिच, है ना। तो ये क्या था भाई, ये कुछ नहीं, ये था आपका डेफिनेशन फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट कंडक्टर, देख रहे हैं ए, और सेकंड कॉइल का फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है, मान लेते हैं बी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोल रहे थे वाइंडिंग पिच। तो ओवरऑल बैक पिच में से फ्रंट पिच अगर मैं घटा दूंगा तो ओवरऑल मेरे को क्या मिल जाएगा, वाइंडिंग पिच मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, हाँ समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका YB माइनस YF, ये आपको रिजल्टेंट पिच या फिर वाइंडिंग पिच दे देगा। ये सब हम लोगों ने देखा है। एक चीज और समझिए, क्योंकि यहाँ पे डबल लेयर वाइंडिंग कर रहे हैं भाई, ये जो टॉप कंडक्टर है ये बॉटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जब भी आप बैक पिच और फ्रंट पिच निकालिएगा ये हमेशा ऑड इंटीजर आएगा। देख रहे हैं 7 है ये और ये 5 है, ये हमेशा क्या है, ऑड इंटीजर है। तो यहाँ पे आपको ये सब ध्यान रखना है। अब यही सेम डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी समझाया ये आपका वेव वाइंडिंग में भी यूज होगा, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो मेरा बैक पिच और फ्रंट पिच होगा ये हमेशा ऑड इंटीजर होगा इसमें भी, फिर चाहे लैप हो या फिर वेव हो। क्यों, क्योंकि आप एक बॉटम को टॉप से जोड़ रहे हैं, तो हमेशा बॉटम को टॉप से जोड़ कर सब्ट्रैक्ट किए तो हमेशा ऑड वैल्यू आएगा आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनका डेफिनेशन क्या होता है देखते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे जो एवरेज पिच होगा भाई, जैसे वहाँ पे एवरेज पिच क्या था, YB प्लस YF डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे वही होगा। यहाँ पे जो वाइंडिंग पिच होता है भाई ये अलग हो जाता है। अभी हम लोगों ने वाइंडिंग पिच या फिर किसी को रिजल्टेंट पिच बोल रहे हैं ना। लैप वाइंडिंग में क्या था आपका, ये था आपका YB माइनस YF, लेकिन यहाँ पे दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है, YB प्लस YF हो जाता है। कैसे होता है अभी समझेंगे हम लोग। पोल पिच तो आपको ऑलरेडी पता है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल। तो हम लोग वेव वाइंडिंग को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यूमेरिकल ले रहा है भाई कि मान लेता हूँ, और ये अपने मर्जी से नहीं ले रहा हूँ, बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी मान लेता हूँ आपके पास जो स्लॉट है, बैकग्राउंड चेंज करता हूँ भाई थोड़ा सा। ओके, बैकग्राउंड चेंज इसलिए कर रहा हूँ भाई क्योंकि कैमरा जो है ना फिर फोकस नहीं कर पाता है सही से ब्लैक वाले स्क्रीन के ऊपर। देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन 1, स्लॉट्स जो है आपका यहाँ पे 11 है, पोल मान लेते हैं 4 पोल के लिए डिजाइन करना है, वेव वाइंडिंग करना है, लिख देता हूँ वेव वाइंडिंग, और इसमें आपका कौन सा सिंप्लेक्स, इसमें भी होगा सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, कॉर्डलेस। ओके, तो सिंप्लेक्स आपको करना है
और सिंप्लेक्स में भी कौन सा, प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव मीन्स राइट हैंडेड वाइंडिंग करना है। क्लियर हो गया। तो अभी आपका यहाँ पे 11 स्लॉट है और डबल लेयर वाइंडिंग करना है, तो भाई कॉइल कितना लगाना पड़ेगा, 11, तो कंडक्टर कितना हो जाएगा टोटल, 11 गुना 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा कंडक्टर। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अगर मैं पोल पिच निकालूं तो पोल पिच क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर यानी 22 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल यानी 4, ये आ जाए एक तरीके से 5.5। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, यहाँ पे पोल पिच कभी भी 5.5 होगा क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है ना, और ये आपने कंडक्टर के टर्म में एक तरीके से डिस्टेंस काउंट किया है पोल पिच का, तो भाई कभी नहीं होगा। या तो आपको यहाँ पे पोल पिच 5 लेना पड़ेगा या फिर कहिए आपको यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा, है ना, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो अब देखिए वेव बाइंडिंग में क्या होता है भाई, वेव बाइंडिंग में आपका डमी कॉइल का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और जब आप वही लैप बाइंडिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपका इक्वलाइजर रिंग का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर हो गया। तो डमी कॉइल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, अपने आप में काफ़ी डिटेल चीज़ है, इसको समझने के लिए कम से कम आपको 5-6 लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं आपको ओवर यहाँ पे भाई ओवरव्यू बस दे रहा हूँ, ठीक है, वेव बाइंडिंग का सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी समझिए आगे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ डायरेक्ट, जो वाइंडिंग पिच होता है ये होता है Z +-1 2 × M डिवाइडेड बाय P/2। अब ये कैसे होता है कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है, अभी वो सब डिस्कशन नहीं होगा भाई, MCQ चल रहा है आपका, ठीक है। तो कंडक्टर 22 है और ये सिंप्लेक्स है तो क्या हो जाएगा 2 और M के जगह हम लोग 1 पुट करेंगे। ड्यूप्लेक्स होता तो यहाँ पे 2 पुट करते, ट्रिप्लेक्स होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। और प्रोग्रेसिव इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ, 22 + 2 डिवाइडेड बाय पोल मेरा 4 है डिवाइडेड बाय 2। इसको जब सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय कट जाएगा यानी 12, यानी कितना हो जाएगा, ये 24 डिवाइडेड बाय यानी 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 12, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे मेरा जो वाइंडिंग पिच आ रहा है ये आ रहा है मेरा 12। क्लियर हुआ। और अभी जस्ट मैंने आपको डिफ़ॉल्ट में बोला है कि जो वाइंडिंग पिच होता है किसमें, वेव वाइंडिंग में, ये YB + YF होता है, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, वेव वाइंडिंग में ज़्यादातर केसेस में जो आपका बैक पिच होगा और जो फ्रंट पिच होगा ये ऑड इंटीजर तो होगा ही होगा हमेशा, एनी हाउ हमेशा ऑड इंटीजर होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होता है भाई, ठीक है। जैसे मान लेते हैं YB 9 है तो YF भी 9 हो सकता है, ठीक है। YB अगर 7 है तो ये भी आपका 7 हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ। ओके, ये सब बहुत सारा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा ना अलग टाइप का, तब जाके क्लियर होगा। तो ओवरऑल देखिए मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि दोनों क्या है एक तरीके से यहाँ पे बराबर होता है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल अभी मैं प्रूफ भी करवा दूंगा ये वाला फार्मूला आता है कहाँ से। तो अभी मेरा देखिए इस पर्टिकुलर फार्मूला से अल्टरनेट फार्मूला है एक तरीके से वाइंडिंग पिच को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे यहाँ पे वाइंडिंग पिच 12 आ रहा है भाई। तो आप कह सकते हैं दोनों को जोड़ने पे YB + YF जोड़ने पे ही ना मेरा एक तरीके से वाइंडिंग पिच आ रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ दोनों को जोड़ने पे आपको 12 मिल रहा है। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया डिफॉल्ट में कि YB और YF ज़्यादा केस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी इसको आधा आधा करेंगे तो सीधी सी बात, आधा करने का मतलब क्या, ये भी मेरा 6 होगा और ये भी मेरा 6 होगा, तभी ना 6 + 6 करेंगे तो 12 मिलेगा। क्लियर हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया भाई एक और पॉइंट की जो बैक पिच होगा, ये बैक पिच हमेशा क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। ये क्या है अपने आप में 6 है यानी इवन है, ये भी आपका क्या है, इवन है। तो इसको मेरे को ऑड बनाना है, यानी यहाँ पे या तो मुझे इसको 5 लेना पड़ेगा, है ना, YB को मान लेते हैं, या तो इसको 7 ले लें, इसको 5 ले लें, है ना, या फिर कहिए मतलब ऐसे भी आपको YB मतलब समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। सो इसको मेरे को एक तरीके से ऑड इंटीजर बनाना, ठीक है। तो 6 है तो इसको 7 भी ले सकता हूँ, इसको 1 घटा भी सकते हैं, समझ में आया बात को। तो मैं कॉम्बिनेशन लेके चल रहा हूँ 7 और 5 का, यानी बैक पिच मेरा 7 है और फ्रंट पिच मेरा एक तरीके से 5 है, इस तरीके से। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन क्योंकि डमी कॉइल वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल उसको मैं स्किप करके यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, या फिर समझिए सिर्फ और सिर्फ बस इतना समझिए भाई, मेरे को एक वेव बाइंडिंग डिज़ाइन करना है जिसका बैक पिच 7 है, फ्रंट पिच 5 है, बस इतना समझिए आप। ओके, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मेरे पास टोटल 22 कंडक्टर है। तो सबसे पहले 22 कंडक्टर यहाँ पे बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल 22 कंडक्टर हो जाएगा ना। ये मेरा एक्स्ट्रा, इसको मिटा देता हूँ, पहले नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21 और ये 22, ठीक है। 22 मैंने यहाँ पे कंडक्टर दिखा दिया है। अब देखिए मेरे को यहाँ पे वेव बाइंडिंग करना, तो वेव बाइंडिंग भाई इसका नाम वेव इसलिए पड़ा क्योंकि वेव कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना आगे की तरफ, ठीक है। तो वेव बाइंडिंग ऐसे चलेगा आपका, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ में, ऐसे, ये वेव की तरह चलता है भाई, ठीक है। क्लियर हुआ, इसलिए मतलब वेव बाइंडिंग बोलते हैं। तो ओवरऑल देखिए 1 को हम लोग किससे जोड़ेंगे, क्योंकि बैक पिच मेरा यहाँ पे कितना 7 लेके चलना है, तो 1 को हम लोग भाई 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8 से जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से 8 से जुड़ेगा। फिर 8 को 5 से जोड़ा, फ्रंट पिच 5 लिया, 1 2 3 4 5 यानी 13 से जुड़ेगा ये। ओके, इसको थोड़ा सही से बनाता हूँ। ठीक है, 13 से जुड़ जाएगा। फिर ये 13 जो है 1 2 3 4 5 6 7 20 से आके जुड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ना जोड़ के आप सबसे पहले इसका टेबल बना लीजिए। टेबल बनाता हूँ फटाफट, देखिए उससे मेरा फास्ट हो जाएगा। वाई बी इक्वल टू मेरा 7 था, वाई एफ इक्वल टू मेरा यहाँ पे 5 था, ठीक है। तो मैंने कंडक्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया, बैक पीछे तो उसमें 7 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इसमें 8 प्लस 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ क्यों रहे, लैप वाइंडिंग यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा था। क्यों भाई, क्योंकि लैप वाइंडिंग में हम लोग आगे जा करके ऐसे फिर पीछे आ रहे थे, समझ में आया बात को, ऐसे जा रहे थे हम लोग। लेकिन वेव बाइंडिंग में क्या है, हम लोग हमेशा कंटिन्यू आगे ही चलते चले जा रहे हैं, समझ में आया। ओके, तो आगे चलते चले जा रहे थे, यहाँ पे माइनस नहीं करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आपको। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। ओके, क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 करेंगे यानी 13, 13 प्लस 7 करेंगे यानी 20, 20 प्लस 5 करेंगे तो 25। अब 25 कंडक्टर तो है नहीं मेरे पास, टोटल 22 ही था, तो 22 को घटा दीजिए, ओवरऑल कितना आ जाएगा मेरे को 3 मिलेगा ये, ठीक है। तो 3 प्लस 7 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 प्लस 7 करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, है ना। 15 7 22, फिर 22 प्लस 5 करेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये 27। तो 27 तो कंडक्टर है नहीं, तो 22 माइनस करते हैं तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। फिर 5 प्लस 7 करेंगे, 7 5 12, 12 प्लस 5 यानी 17, 17 प्लस 7 करेंगे तो 24, 24 कंडक्टर है नहीं तो यहाँ पे माइनस करते हैं 22, तो ओवरऑल आ जाएगा 2। इसमें 2 प्लस 5 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 प्लस 7 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 प्लस 5 करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 प्लस 7 करेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 में से 22 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 प्लस 7 करेंगे तो ओवरऑल 16 आ जाएगा, 16 प्लस 5 करेंगे, 16 5 21 हो जाएगा, 21 प्लस 7 करेंगे तो 28, तो 28 में से 22 घटाएंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका ये 6 आ जाएगा, 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा। उसके बाद 11 प्लस 7 करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 प्लस 5 करेंगे तो ये 23 हो जाएगा। 23 कंडक्टर है नहीं तो 22 से घटाएंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 1 पे हम लोग आगे पहुंच गए। तो इस तरीके से आपका ये हो गया, है ना। कौन सा कंडक्टर किससे जुड़ा हुआ रहेगा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फटाफट यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी टेबल बना दिया भाई, नोट्स बना लीजिएगा, फटाफट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 20 तक हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी। तो 20 जो है आपका 20 अब आपका इधर आके ऐसे 3 से जुड़ेगा, ठीक है। 3 से ऐसे जुड़ जाएगा, ये 3 से जुड़ गया। फिर 3 जो है आपका आगे चल के 10 से जुड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो वही मैं बता रहा हूँ। फिर 5 यानी 10 जो है फिर आपका 15 से जुड़ेगा, ये हो गया 15। फिर 15 जो है आपका 22 से जुड़ेगा, फिर 22 जो है आपका 5 से जुड़ेगा, ऐसे आ रहा है नहीं, ऐसे नीचे से निकलेगा। फिर 5 जो है आपका 12 से आके जुड़ेगा, फिर 12 जो है आपका 17, 17 जो है आपका 2 से यानी ऊपर से आएगा ऐसे, ठीक है। फिर 2 जो है आपका 7 से, 7 जो है आपका 14 से, 14 जो है आपका 19 से, 19, और 19 जो है आपका 4 से, 4 यानी ऊपर से ऐसे निकलेगा। 4 जो है आपका 9 से, फिर 9 7 जोड़ेंगे तो 16 से जुड़ जाएगा, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21, ठीक है।
उसके बाद 21 में 7 जोड़ेंगे तो ये 6 में निकलेगा इधर से ऐसे, 6 में 5 जोड़ें, 6 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, और 18 में फिर 5 जोड़ेंगे तो ये फिर आपका 1 में आके ऐसे जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपने 1 से करना स्टार्ट किया था, 1 में ही आपका क्या हो गया करके खत्म है, नहीं ये पूरा का पूरा आपका क्लोज हो गया, एक ही कॉइल यूज हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं सिंप्लेक्स। ओके, ये आपका पूरा का पूरा कम्यूटेटर सेगमेंट निकल गया। अब देखिए ये हो गया पूरा का पूरा कम्यूटेटर सेगमेंट आपका, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 कॉइल था, 11 कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो ओवरऑल देखिए भाई, अब सबसे पहले इसमें डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग वेव वाइंडिंग के लिए बैक पिच को समझने की कोशिश करें तो बैक पिच के लिए क्या है, कोई भी एक कॉइल ले लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए कौन सा कलर यूज़ करूँ, ये वाला कॉइल लेते हैं, ये वाला देख रहे हैं, यहाँ से ये सोल्डिंग उठा यहाँ पे रिमूव करके ऐसे किया हुआ हम लोग का, है ना। तो ये अपने आप में एक कॉइल है भाई, ठीक है, ये अपने आप में एक कॉइल हुआ। किसी भी कॉइल को आप उठा के ले सकते हैं, लैप वाइंडिंग में भी वही है, किसी भी कॉइल से लैप कर सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या होगा, ए डैश होगा, सॉरी ए होगा, तो ये वाला अपना ए डैश होगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था बैक पिच का मतलब क्या, कि बैक पिच का मतलब है एक ही कॉइल का दोनों कंडक्टर के बीच में दूरी, ए से लेके ए डैश के बीच में जो दूरी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, बैक पिच हो जाएगा, है ना। ये मेरा बैक पिच कहलाएगा यहाँ पे। ओके, ये मेरा पूरा का पूरा बैक पिच है, इसको मैं लिखूंगा YB। काउंट भी कर लीजिए कंडक्टर के टर्म में, एक यहाँ पे है ना खड़े आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना, समझ में। तो बैक पिच मेरा 7 हो गया। फ्रंट पिच देखिए, फ्रंट पिच क्या है, डेफिनेशन मैंने क्या बोला, फ्रंट पिच का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था भाई कि सेकंड कॉइल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए थोड़ा सा इधर वाला लेते हैं, ये वाला कॉइल कंसिडर करते हैं भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ यहाँ से। किसी दूसरे कॉइल को भी कंसिडर करके कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को दूसरा कॉइल भी दिखाना है ना। तो ओवरऑल देखिए, मैं ये वाला कॉइल लूँ, ठीक है, तो ये वाला फिर नहीं आएगा। ओके, ये वाला कॉइल लेता हूँ, देखिए ये वाला कॉइल से समझाता हूँ मैं। ओके, ये अपने आप में एक कॉइल हो गया, इसको मिटा देते हैं। ये अपने आप में एक कॉइल हुआ भाई, तो ये कंडक्टर ए होगा, तो ये वाला ए डैश होगा, तो इनके बीच का जो गैपिंग होगा ये क्या हो जाएगा, बैक पिच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वाई भी हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ से मेरा दूसरा कॉइल स्टार्ट हो रहा है ना, ये दूसरा कॉइल है, कम्यूटेटर सेगमेंट में जुड़ गया ना भाई, ये फर्स्ट कॉइल है, यहाँ से दूसरा कॉइल स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल देखिए फ्रंट पिच का क्या डेफिनेशन बताता कि दूसरे कॉइल का ये स्टार्टिंग है भाई, है ना, और पहले कॉइल का एंडिंग वाला, तो ये जो गैपिंग होगा ये मेरा हो जाएगा फ्रंट पिच, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अगर आप काउंट करेंगे इनके बीच में तो 1 2 3 4 5 कॉइल का मतलब कंडक्टर गैपिंग आया कि नहीं आया, बोलिए, है ना। उसके बाद मैंने आपको वाइंडिंग पिच या फिर रिजल्टेंट पिच का डेफिनेशन बताया था कि फर्स्ट कॉइल का फर्स्ट कंडक्टर और सेकंड कॉइल का फर्स्ट कंडक्टर, यानी ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला दूरी जो होगा ये मेरा वाइंडिंग पिच होगा। तो बताइए, तो ये पूरा YB है और ये पूरा मेरा YF है, तो ये मेरा पूरा नहीं निकल जाएगा, दोनों को जब जोड़ देंगे तो YB प्लस YF कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एक तरीके से रिजल्टेंट पिच या फिर वाइंडिंग पिच आ जाएगा। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं, लेकिन लैप वाइंडिंग में क्या हो रहा था, माइनस होता है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया है। देखिए, तो अब हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको और मिटा देता हूँ भाई, ये सब फालतू चीज़ आ गई है इसमें। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे
सीक्वेंस डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं भाई, ठीक है। और ये सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग है भाई, ठीक है, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग। देखिए और क्या बच गया, कम्यूटेटर पिच भी समझा देता हूँ। कम्यूटेटर पिच क्या होता है, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। समझ लेते हैं, ये कॉइल लेता हूँ मैं। कम्यूटेटर पिच का कल ही मैंने डेफिनेशन दिया था भाई आपको, है ना, कि आप मान लेते हैं ये कॉइल कंसिडर कर रहे हैं, तो एक ही कॉइल का, ये जो एक ही कॉइल आपने कंसिडर किया है, ये एक ही कॉइल का ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका ए डैश। तो इसका जो ए है और जो ए डैश है ये किस कम्यूटेटर सेगमेंट में जुड़ा होता है, ये 3 में जुड़ा हुआ है ना, और ये 9 में जुड़ा हुआ है। तो 9 में से 3 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 क्या हो गया, इसका कम्यूटेटर पिच हो गया। काउंट की जहाँ पे आप खड़े हैं ऑलरेडी, है ना, तो यहाँ चलना 1 2 3 4 5 6, 6 कम्यूटेटर पिच एक तरीके से यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये मैंने जो काउंट किया है भाई, है ना, जैसे देखिए इसको ऐसे समझिए, एक लाइन लिखता हूं मैं, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं भाई कि एवरेज मतलब वेव बाइंडिंग में जो मेरा पोल पिच होता है, पोल पिच कितना होता है बताइए, पोल पिच मेरा कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, ये स्लॉट के टर्म में देखते हैं, स्लॉट्स के टर्म में पहले देखते हैं, स्लॉट्स कितना मेरा यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 1 4 2 8, है ना, 2.75 समथिंग आएगा भाई, ठीक है। देखता हूँ एक बार, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, डमी कॉइल वाला इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन मैं तो आपको ओवरऑल ऊपर बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझिए, बिल्कुल सही है, 2.75 आएगा। तो ओवरऑल इसको मैं मोटा मोटी मान के चल सकता हूँ 3 स्लॉट का गैपिंग, ठीक है, यानी जो एडजेसेंट पोल बनेंगे, 4 पोल बनेंगे यहाँ पे, नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो उनके बीच में जो गैपिंग होगा भाई अप्रॉक्स मतलब 2.75 आ रहा है, लेकिन स्लॉट्स बाई फ्रैक्शन में थोड़ा ना होता है, तो इसको ओवरऑल क्या करना पड़ेगा, 3 मान के चलना पड़ेगा, तो 3 का गैपिंग आएगा, ठीक है। तो देखिए ये स्लॉट्स किसके टर्म में है, मतलब ये पोल पिच किसके टर्म में है, स्लॉट्स के टर्म में। क्लियर हुआ, ये स्लॉट्स के टर्म में। और ये जो अपने कम्यूटेटर सेगमेंट काउंट किया है, सॉरी कम्यूटेटर पिच जो काउंट किया है, ये भी किसके टर्म में है भाई, ये किसके टर्म में आपने काउंट किया है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट के टर्म में काउंट किया हुआ है, कंडक्टर के टर्म में आपने नहीं काउंट किया हुआ है, समझे। ये कम्यूटेटर सेगमेंट है आपका, यहाँ पे आप खड़े थे 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। एक चीज समझिए, जो आपने आर्मेचर यहाँ पे डिजाइन किया है, इसमें टोटल क्या होगा, स्लॉट मेरा 11 होगा, ठीक है, और कम्यूटेटर सेगमेंट भी क्या होगा, एक तरीके से ये भी एक तरीके से 11 ही होगा, समझ में आया। हम लोग यहाँ पे कंडक्टर के टर्म में भी काउंट नहीं कर रहे, कुछ भी कंडक्टर के टर्म में आपको नहीं समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कम्यूटेटर पिच मेरे को 6 देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं पोल पिच से कंपेयर करूँ, पोल पिच को मैंने यहाँ पे 3 लिया हुआ है ना स्लॉट्स के टर्म में, क्योंकि भाई ये कम्यूटेटर सेगमेंट जो है इसको आप स्लॉट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जितना स्लॉट यहाँ पे होता है ना उतना ही आपका कम्यूटेटर सेगमेंट होता है यहाँ पे। क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूँ। सो जितना यहाँ पे स्लॉट, जैसे 11 स्लॉट है ना, तो 11 कम्यूटेटर सेगमेंट है, तो समझिए मेरा पोल पिच आ रहा है 3 और मेरा जो कम्यूटेटर सेगमेंट आ रहा है, सॉरी कम्यूटेटर पिच आ रहा है 6 आ रहा है। तो बताइए पोल पिच का ये दुगना हो गया कि नहीं हो गया, डबल हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए, समझ में आया बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। सो भाई स्लॉट्स के टर्म में समझिए ना, स्लॉट्स आपका यहाँ पे 3 आया, कम्यूटेटर पिच आपका यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर के टर्म में मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, जैसे देखिए ये फोटो दिखाता हूँ मैं बुक का, बैकग्राउंड चेंज करता हूँ पहले, देखिए इस फोटो को देखिए आप, दिख रहा है यहाँ पे, काउंट कीजिए, ये स्लॉट्स है, ठीक है, कितना स्लॉट है यहाँ पे, 11 स्लॉट होगा, सब स्लॉट में 2-2 कंडक्टर बैठा हुआ है ना। ये आपका वेव बाइंडिंग ही दिखाया गया यहाँ पे भाई, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। ये 11 एक तरीके से स्लॉट है, तो 11 कम्यूटेटर सेगमेंट पे 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, 11, समझ में आया। तो वही बोल रहा हूँ कि पोल पिच अगर आपका यहाँ पे 3 आया और कम्यूटेटर पिच एक तरीके से वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक तरीके से आपका 6 आया है ना, तो भाई मेरे, और यहाँ पे क्या है कम्यूटेटर, मतलब जो जितना स्लॉट है उतना ही मेरा क्या है कम्यूटेटर सेगमेंट। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं ना कि जो मेरा कम्यूटेटर पिच होता है वेव बाइंडिंग में, ये पोल पिच का क्या होता है, डबल होता है, क्योंकि ये 3 है ये 6 यानी डबल है एक तरीके से। क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक सबसे पहले आप एमसीक्यूज कर लीजिए क्लियर।
देखिए सबसे पहले अभी तो इसको भी करेंगे, 18 वाले को भी करेंगे। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मेरा काम है भाई क्वेश्चन को समझाना, ठीक है, तो मैं समझाते रहा हूँ, ठीक है। पढ़ा होगा आपने तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या बोलता है 25 नंबर क्वेश्चन, इन अ वेव वाइंडिंग द कम्यूटेटर पिच अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो ये हमेशा पोल पिच का दुगना होता है, समझ में आया। कम्यूटेटर पिच अभी कितना है आपका 6 आया, और पोल पिच कितना आ रहा था, एक तरीके से 3 आ रहा था, समझे। तो ओवरऑल इन दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे तो YC डिवाइडेड बाय YP क्या आ जाएगा, ये है 6 डिवाइडेड बाय 3, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2/1, यानी यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो YC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2YP, यानी पोल पिच का दुगना होता है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पहले वाइंडिंग कवर करते हैं अपना। तो ओवरऑल देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब चीज़ करके समझा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे मिटा देता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हमारा वाइंडिंग था। अब थोड़ा सा भाई यहाँ पे एक चीज़ समझिए, मेरे पास यहाँ पे 22 कंडक्टर है ना, 22 कंडक्टर है, और 22 कंडक्टर मिलकर 4 पोल बनाएगा, है ना। तो इसको मैं फ्लिप करके लिखूँ, ये 4 पोल जो है 22 कंडक्टर मिल करके बनेगा, तो एक पोल के लिए कितना आएगा, तो एक पोल के लिए देख रहा है 22/4 करना पड़ रहा है, अगेन ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है ना। तो इस केस में क्या किया जाता है यहाँ पे, जैसे इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड करेंगे 22 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 5.5, है ना। यानी एक पोल बनाने के लिए आपको 5.5 कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो कंडक्टर कभी भी डेसिमल में थोड़ा ना होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, या तो इसको आप 5 कंसिडर कर लीजिए, या तो फिर कहिए 6 कंसिडर कर लीजिए। अगर आप 5 कंसिडर करेंगे मतलब एक पोल बनाने के लिए 5 कंडक्टर यूज़ होगा, तो भाई यहाँ पे मेरे को 4 पोल बनाना है, तो 5 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 कंडक्टर ही यूटिलाइज होगा। तो बाकी का जो 2 कंडक्टर होगा उसका क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग कभी भी सप्लाई नहीं देते हैं, उसमें हम लोग कनेक्ट ही नहीं करेंगे कम्यूटेटर से, इसलिए उसको डमी कॉइल बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ। वही अगर आप 6 लेके चलते हैं, यानी एक पोल बनाने के लिए 6 कंडक्टर अगर यूज़ होता, एक पोल के लिए 6 कंडक्टर यूज़ होता, क्योंकि भाई 5.5 आया है ना यहाँ पे, समझ में आया, एक पोल के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे 5 लेके चले हुए 6 लेके, तो 5 लेके चलेंगे तो 20 कंडक्टर यूटिलाइज हो रहा है। वही यार आप 6 मान के चलते हैं, एक पोल के लिए 6 कंडक्टर यूज़ हो रहा है, तो 4 पोल के लिए कितना हो जाएगा बताइए, 6 × 4 यानी 6 × 4 = 24, 24 कंडक्टर यूटिलाइज होगा। अब मेरे पास यहाँ पे 22 कंडक्टर ही है ना। और जो आपने आर्मेचर एक बार बना लिया ना भाई, इसमें स्लॉट थोड़ा ना बढ़ा सकते हैं, आर्मेचर का नंबर ऑफ स्लॉट थोड़ा ना बढ़ा दीजिएगा, 11 से कैसे ज़्यादा बढ़ेगा, आपको पूरा आर्मेचर ही चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाई 24 कंडक्टर प्लेस करने के लिए मेरे पास स्लॉट ही नहीं है, 22 ही स्लॉट, मतलब 22 कंडक्टर ही प्लेस कर सकते हैं, यानी टोटल 11 ही स्लॉट है। क्लियर हुआ। तो ये वाला मेरा यहाँ पे नहीं यूज़ होगा, कौन सा यूज़ होगा, ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम है कि आपका 2 कंडक्टर क्या है एक तरीके से, उसमें आपको करंट नहीं देना पड़ेगा, उसको डमी कॉइल की तरह यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे भाई देखिए एक और मेथड होता है, जैसे डमी कॉइल छोड़ देते हैं, एक और वाला मेथड समझिए। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग का, मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग का जो 4 कंडक्टर है, ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं 4 कंडक्टर मिलके एक पोल बनाएगा, मान लेते हैं नॉर्थ पोल बना रहा है, ठीक है। बाकी का आगे का जो 6 कंडक्टर है, ठीक है, कितना 6 कंडक्टर, ठीक है, यहाँ का यानी 5 से लेके 10 तक 6 कंडक्टर साउथ बना लेगा। उसके बाद 11 से लेके कितना, फिर 6 कंडक्टर, 2 2 4 2 6 यानी 16 तक ये मान लेता है अगेन नॉर्थ बना लेगा, और आगे तक, ठीक है, ये आगे का 6 कंडक्टर ये आपका एक तरीके से साउथ बना लेगा। इस तरीके से भी हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। क्लियर हो गया। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। क्लियर हुआ। तो ऐसे भी करते हैं, नहीं तो फिर डमी कॉइल के करके वो आपका फिर बैलेंस जो है 20 कंडक्टर होगा, तो हर एक पोल के लिए 5-5 कंडक्टर आ जाएगा, और एक जो कॉइल होगा उसमें आपको करंट नहीं देना होगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस डायग्राम देखते हैं, इसमें कितना ब्रश लगेगा, कितना पैरेलल पाथ बनेगा, है ना। तो पहले सीक्वेंस डायग्राम बना देता हूँ फटाफट, ऑलरेडी टेबल बना दिया था मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 कंडक्टर दिखाया है।
बॉटम को भी दिखा दे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 22 कंडक्टर मैंने यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर हुआ। अब सीक्वेंस डायग्राम फटाफट मैं बना देता हूँ, टेबल ऑलरेडी बना दिया था तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, फटाफट कनेक्ट करते हैं। यानी 1 जो है बैक साइड से एक में 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 8वां कंडक्टर हो गया। कलर चेंज करता हूँ। 8वां जो है आपका फ्रंट साइड से 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो ये 20, फिर 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, तो 25 है नहीं तो 22 माइनस यानी 3 हो जाएगा। फिर 3 जो है आपका 10 से जुड़ेगा, फिर 10 में 5 जोड़िए तो 15 हो जाएगा, 15 में 7 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, 5 के बाद 12, ये 12 हो गया, 12 के बाद आपका 17, 17 के बाद आपका 2, 2 के बाद आपका 7, फिर 14 है, फिर 19, फिर 4, फिर 9, उसके बाद आपका 16, फिर ये है 21, उसके बाद है आपका 6, 6 जो है 11 से जुड़ा हुआ है, और 11 जो है 18 से, और फिर 18 लास्ट में आपका 1 से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने सीक्वेंस डायग्राम दिखा दिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया भाई कि स्टार्टिंग का जो 4 कंडक्टर उसको नॉर्थ मानो तो नॉर्थ के लिए ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। यानी 1 से लेके 4 तक का जो कंडक्टर होगा उसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, यानी 1 हो गया ऊपर की तरफ, दूसरे में भी ऊपर की तरफ दिखा देना, तीसरे में भी ऊपर की तरफ दिखाना, चौथा कंडक्टर कहाँ है, ये है, इसको भी ऊपर दिखा दिया। बाकी 5 से लेके 10 तक साउथ है यानी नॉर्थ नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा, है ना। 5 से लेके 10 तक तो नीचे दिखा देता है, 5 हो गया, 10 में भी नीचे हो जाएगा, 5 5 6 हो गया, 7 7 7 7 में भी नीचे, 8 9 में भी नीचे, 8 8 कहाँ है हम लोग का, 8 ही है, इसमें भी नीचे, ठीक है हो गया 10। फिर 11 से लेके 16 तक, 11 से लेके 16 तक यानी अगेन नॉर्थ बना लेने ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा, है ना। तो 11 कहाँ है मेरा, 11 ऊपर, 16 में भी ऊपर हो जाएगा, उसके बाद 14 में भी ऊपर हो जाएगा, 12 में भी ऊपर, 15 में भी ऊपर, ठीक है, और 13 में भी ऊपर। उसके बाद देखिए आपका 17 से लेके 22 तक सब में ऊपर नीचे हो जाएगा, साउथ है ना, नीचे 17 से लेके 22 तक। भाई मेरे यहाँ पे 17 कैसे दिखा, 17 कहाँ है यहाँ पे, ठीक है, तो नीचे है ना, नीचे 17 हो गया, 18 में भी नीचे, 19 19 19 में भी नीचे, 20 में भी नीचे, 22 में भी नीचे, और 21 21 21 इसमें भी नीचे। तो इस तरीके से दिखा दिया भाई हम लोगों ने सीक्वेंस डायग्राम। अब फटाफट देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग का करंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो अगर आप ध्यान से देखें, देखिए 21 और 6 में, देखिए 21 और 6 में देख रहे हैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दोनों में नीचे की तरफ है, तो इसमें एक ब्रश लगेगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे एक ब्रश लगेगा, उसके बाद और कहाँ लगेगा, और कहाँ है करंट का डायरेक्शन, देखिए 22 और 5 में यहाँ पे देख रहे हैं करंट नीचे की तरफ, इसमें भी नीचे की तरफ, तो एक ब्रश आपका यहाँ पे लगेगा। क्लियर हुआ। तो इसमें आपका ओवरऑल 2 ब्रश लगेगा, और ब्रश लगेगा मतलब क्या, इधर मान लेते हैं आपका करंट दे रहे हैं प्लस आई एम्पियर, तो यहाँ से चलेगा, है ना। मतलब भाई इधर कम्यूटेटर से तो समझिए ना, ब्रश से हो गया क्या होगा भाई, ये ओवरऑल यहाँ पे आते ही 2 पार्ट में टूटेगा, इधर एक इधर और एक इधर, समझ में आया, इधर I/2 और इधर आपका I/2, समझ में आया। तो ये एक पाथ बनेगा और एक आपका ये वाला पाथ बनेगा, ठीक है, और ओवरऑल दोनों मिलकर यहाँ पे से आई एम्पियर निकल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो वेव बाइंडिंग में यहाँ पे पोल कितना था, पोल मेरा यहाँ पे 4 था, ठीक है ना भाई। तो पोल्स पे हम लोग कोई डिपेंडेंट नहीं होता, यहाँ पे वेव बाइंडिंग में हमेशा पैरेलल पाथ कितना बनेगा, 2 के बराबर बनेगा, ठीक है। किस में, सिंप्लेक्स में, सिंप्लेक्स है ये आपका। वही अगर आपका ड्यूप्लेक्स वेव बाइंडिंग होता तो ड्यूप्लेक्स में भाई ऐसा ऐसा कितना 2 कॉइल बनता है, ऐसा 2 सीक्वेंस डायग्राम बनता, समझ में आया। तो उसके लिए भी ब्रश बनता है ना। तो सिंगल कॉइल में 2 पाथ, एक और कॉइल बनता क्योंकि ड्यूप्लेक्स बाइंडिंग है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से एक और सीक्वेंस डायग्राम बनता, तो इसमें भी आपका 2 ब्रश लगता, ठीक है। इसके चलते भी आपको 2 पैरेलल पाथ देखना, यानी ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, टोटल 2 कॉइल है, एक कॉइल में 2 पैरेलल पाथ है, दूसरे में भी 2 पैरेलल, टोटल 4 पैरेलल पाथ देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ सिंप्लेक्स, ठीक है, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग में
जो आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है a = 2 होता है, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए m से। m जहाँ पे क्या है मल्टीप्लेक्स, तो अगर सिंप्लेक्स है तो 1 हो जाएगा, यानी 2 × 1 = 2 के बराबर। ड्यूप्लेक्स होता तो ये हो जाता 2 × m, और m की जगह यहाँ पे 2 डालते हैं, यानी 4 पैरेलल पाथ है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइल यूज हो रहा है। वही ट्रिप्लेक्स होता तो 2 × m की जगह यहाँ पे 3 पुट करते हैं, यानी 6 पैरेलल पाथ होता। समझना। क्वाड्रिप्लेक्स होता तो ये हो जाता 2 × यहाँ पे 4, यानी 4 दूनी 8 पैरेलल पाथ हो जाता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको समझना है। और वही लैप वाइंडिंग में जैसे हम लोगों ने किया था P = 4 पोल के लिए सिंप्लेक्स किया था पहले, है ना, तो यहाँ पे पैरेलल पाथ भी कितना देखने को मिला था? 4 देखने को मिला था। किसके लिए? सिंप्लेक्स के लिए भाई, सिंप्लेक्स। वही अगर आप ड्यूप्लेक्स करते हैं ड्यूप्लेक्स, तो 2 कॉइल बनता है ना, तो हर एक कॉइल के चलते, एक कॉइल के चलते आपका 4 पैरेलल पाथ, और दूसरे के चलते भी कितना? 4 पैरेलल पाथ, यानी टोटल कितना हो जाता आपका? 8 पैरेलल पाथ हो जाता। ठीक है, अगर ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग होता तो। वही ट्रिप्लेक्स करते 4 पोल के लिए तो 3 कॉइल यूज होता, तो एक के चलते 4 पैरेलल पाथ, दूसरे वाले कॉइल के चलते 4 पैरेलल पाथ, तीसरे वाले के चलते आपका 4 पैरेलल पाथ, यानी टोटल कितना होता है यहाँ पे? 12 पैरेलल पाथ होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना। क्लियर हो गया? पैरेलल पाथ समझ में आ गया, ब्रश कैसे प्लॉट करते हैं ये भी समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा वाइंडिंग दिखा देता हूँ, ये वाला वाइंडिंग समझा देता हूँ भाई। इस वाले वाइंडिंग में भी वही किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इजी मेथड लिया था, यहाँ पे भी वही चीज़ है। देखिए घबराना नहीं है, पहले समझिए। स्लॉट देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए ये वाला स्लॉट से समझिए। कलर चेंज करता हूँ, ये वाला स्लॉट, ये देख रहे हैं यहाँ पे कंडक्टर नंबर 1 डला है, ये 2 डला हुआ है। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6, जैसे अभी हम लोगों ने किया ना ऐसे भाई, ऐसे किया ना, 1 था 2 था 3 था 4 था 5, ऐसे करके 22 तक लेके गए ना हम लोग, समझ में। फिर 1 जो था आपका 8 से कनेक्टेड था, क्योंकि 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8वें नंबर से, फिर ये 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 में जुड़ा हुआ था, याद है अभी जो किया हम लोगों ने। तो वही चीज़ यहाँ पे भी किया हुआ है, बस ये ओपन करके नहीं दिखाया। देखिए क्या किया है, ये जो 1 था यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से इसने जोड़ा, यहाँ से गया ये तार, ये होता है ना, तो समझिए ना, 1 से स्टार्ट हुआ। 1 में अगर हम लोग बैक पे से जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ेंगे तो एक में 7 जोड़े तो 8, देख रहे हैं 8 से जुड़ा हुआ है, कंडक्टर नंबर 8 है आपका। फिर 8 में यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, तो कम्यूटेटर से हम तो 5 में 8 में 5 जैसे जोड़ते 13 पे पहुँच जाएगा। तो फिर 13 में हम लोग फिर क्या करेंगे? 7 जोड़ेंगे तो सीधे सीधे 20 में जुड़ जाएगा। फिर 20 वाले कम्यूटेटर सेगमेंट जुड़ गया, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 25, लेकिन 25 में से 22 घटाएंगे क्योंकि 22 ही कंडक्टर है, तो 3 बजे 3 से जुड़ जाएगा। फिर 3 में 7 जोड़ेंगे तो ओवरऑल ये आपका 10 हो जाएगा। फिर 10 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हुए क्या 15 पहुँच जाएगा। फिर 15 में हम लोग यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो 22 पहुँच जाएगा। फिर ये कम्यूटेटर सेगमेंट होते हुए फिर ये एक तरीके से, है ना, 22 में फिर जो भी जोड़ना है उससे जोड़ते आ जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोगों ने वाइंडिंग किया हुआ है वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। क्लियर हुआ? समझ गए वो? अब देखिए यहाँ पे पोल कैसे बनता है, सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है। इसमें पोल देखिए कैसे बना है इसने। देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट देखा ना कि स्टार्टिंग का जो 4 कंडक्टर था, 1 2, या फिर ऐसे समझिए ना, इसमें देखिए टोटल कितना 2 स्लॉट आ गया, ये वाला स्लॉट और ये वाला, तो एक स्लॉट में 2 कंडक्टर है, देख रहे हैं बैठा हुआ है ना, समझ में। और दोनों सब में देखिए, इसमें भी क्रॉस, इसमें भी क्रॉस, इसमें भी क्रॉस, इसमें भी क्रॉस, है ना। अभी जो 4 कंडक्टर मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग का, इसमें दिया था ना मैंने कि इसके चलते नॉर्थ बंदर सब में करंट ऊपर की तरफ दिखा दिया था मैंने, है ना, समझ में आया। तो वही है भाई कि ये 4 कंडक्टर मिलकर आपका नॉर्थ बना लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बाकी का हम लोगों ने 6 कंडक्टर लिया था, तो 6 कंडक्टर कहने मतलब क्या, 3 स्लॉट ले लीजिए। ओके, यहाँ से लेके ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, यानी इसमें टोटल 3 स्लॉट है, मतलब क्या टोटल कितने 6 कंडक्टर आ गए। सब में देख रहे हैं अंदर बाहर की तरफ करंट निकल रहा है, डॉट 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 डॉट, यानी ये साउथ बना लेगा। क्लियर हुआ? फिर देखिए, फिर हम लोगों ने 6 का ग्रुप लिया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, तो इसमें भी देखिए 3 स्लॉट आ रहा है ना। सब में क्या एक तरीके से क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यानी ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ बना लेगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसमें देखिए कितना 1 1 2 3, तो इसमें भी सब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये अपना साउथ बना लेगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, एक तरीके नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ बन गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से भाई हम लोग वेव बाइंडिंग को डिज़ाइन करते हैं। अपने आप में कॉन्सेप्चुअल चीज़ है भाई, एक लेक्चर में आपको कितना समझाऊं, कैसे पॉसिबल है ना। तो अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू, तो हमेशा 2 हो जाएगा, सिंप्लेक्स लिखा हुआ है इसलिए 2 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लियर हुआ? ड्यूप्लेक्स होता तो क्या हो जाता, सिंपल एक वाइंडिंग के चलते 2 पैरेलल पाथ, दूसरा वाइंडिंग 2 यानी 4 हो जाता टोटल। और कुछ बच गया, ये वाला तो कर ही लिया हम लोगों ने, 25 नंबर ये समझा दिया मैंने आपको।
अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, 28 भी नहीं 29 पे आते हैं। देखिए ये है ना वेव वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स है भाई, ट्रिप्लेक्स। तो अगर सिंप्लेक्स होता तो उससे चलते 2 देखने को मिलता, लेकिन ट्रिप्लेक्स यानी 3 कॉइल है, ठीक है, यानी हर एक कॉइल के चलते 2 पैरेलल पाथ मिलेगा, ठीक है, 3 कॉइल है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 पैरेलल पाथ हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से आपका पूरा वाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वाइंडिंग का क्वेश्चन भी खत्म हो गया। 29 हो गया, 25 हो गया, और कुछ है 18 भी हो गया, अब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो वाइंडिंग खत्म। नेक्स्ट डे से आपका स्टार्ट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, ओके, आपका मेन स्टार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपका खत्म हो गया यहाँ से। और एक चीज आपको याद रख लेना है, जो पोल शू होता है, ठीक है, डीसी मशीन का, एक होता है पोल और एक होता है शू, ओके। इसको बता देता हूँ कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में, उस दिन मैं भूल गया था भाई बताना, कोई नहीं, अभी यहाँ पे कर लेते हैं, 1 सेकंड में हो जाएगा। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और आगे वाला जो होता है ये पोल शू होता है, ठीक है। तो पोल शू जो होता है लैमिनेटेड होता है, पतला पतला पत्ती से काट के बना हुआ होता है, ठीक है। और आजकल के डेट में मॉडर्न में पोल जो है ना इधर वाला, ये भी एक तरीके से लैमिनेट, मतलब पूरा ये सेक्शन समझिए लैमिनेटेड होता है, ठीक है। क्यों लैमिनेटेड होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पे फ्लक्स का डिस्टॉर्शन होता है भाई, इधर वाला एक तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला मतलब जब आप लोड डालिएगा ना तो 2 आर्मेचर में भी करंट आ जाएगा, तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये अपना फील्ड वाला तो बना ही रहा है, तो दोनों रिएक्ट करके फिर वहाँ पे आपका फ्लक्स में वेरिएशन देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है, सीधी सी बात है, आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, फिर करंट फ्लो होगा, उसी को हम लोग ईडी, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे लैमिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर बात करेंगे।